28 तारीख को जब ये हमले इजराइल और अमेरिका की तरफ से शुरू हुए तो असल में वो देश जो इस युद्ध में शामिल थे उनकी गिनती थी 3। लेकिन ईरान के हमलों ने यह इंश्योर कर दिया कि वो देश जो इस युद्ध में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से शामिल हैं उनकी गिनती पहुंच जाए 12। अब अमेरिका कुछ ऐसा करने वाला है कि 32 और देश इस युद्ध में शामिल हो जाएंगे। इसके लिए पूरी पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है, कैसे ये 12-32 वाला खेल पूरी दुनिया को एक बड़े संकट में डाल सकता है। आज इस पर होगी चर्चा। आड़ी में आपको बताऊंगा मैं ये क्यों कह रहा हूं, आज के अपडेट्स भी दूंगा और हमारे गेस्ट साहब को थ्रेडबेयर ये समझाएंगे कि ये जो कुछ भी कहा जाता है ना, जैसे डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अब ये युद्ध लंबा नहीं खिंचेगा, असल में वो खुद कंफ्यूज हैं, दुनिया को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी आज अड़ी में आपके सामने होगा, लेकिन पहले देखिए खबर। ईरान में अभी अभी इजराइल का एक बड़ा हमला हुआ है। ईरान में अभी अभी इजराइल का ये बड़ा हमला, अभी अभी की तस्वीरें आपके सामने रख रहा हूं। इजरायली एयर स्ट्राइक का नया फेज शुरू। अब तक ये 2 दर्जन से ज्यादा फेजेस में, स्पेल्स में, लहरों में, चरणों में, आप कुछ भी शब्द इस्तेमाल करें, एक बार बराज भेजा गया मिसाइल का, वो एक फेज हुआ। फिर से कुछ देर रुकने के बाद फिर से मिसाइलों का जखीरा फायर किया गया, ये दूसरा फेज हुआ। और इस तरीके से अगर आप गिनती गिने तो अब ये गिनती पहुंचने वाली है 30 के करीब। यहां ईरान की तरफ से अगर ये हमले हो रहे हैं तो किस तरीके से इजराइल और अमेरिका पलटवार कर रहे हैं। इजराइल का जो लेटेस्ट अटैक वीडियो आया है वो आपके सामने रख रहा हूं। अब से कुछ देर पहले जो वीडियो दुनिया के सामने पहुंचा, इस समय आपके सामने स्क्रीन पर है। इजरायली स्ट्राइक का ये फेज आपके सामने रख रहा हूं। इजराइल के नतालिया में ईरान का हमला, अब जरा देखिए रिटेलिएशन किस तरीके से हो रहा है। इजराइल के नतालिया में ईरान का हमला देखिए, सेंट्रल इजराइल में ईरान का मिसाइल हमला। सेंट्रल इजराइल, नदन इजराइल और कुछ हिस्सा सदन इजराइल का भी, खास तौर से ईरान के हमलों में इनको निशाना बनाया जा रहा है। और यहां ये हमला कितना भीषण है, यहां इन तस्वीरों से आपको समझ में आ जाएगा। काला धुआं उठ रहा है, एक जगह से नहीं बल्कि कम से कम इस फ्रेम में जो आपको दिखाई दे रहा है 3 जगह दिखाई दे रही हैं। और ये ईरान की वो मिसाइलें हैं जिसमें क्लस्टर म्यूनिशन होता है, मतलब एक बार एक मिसाइल चलती तो एक मिसाइल है, लेकिन अपने डेस्टिनेशन में पहुंचने तक ये कई टुकड़ों में बंटकर हर एक टुकड़ा एक इंडिविजुअल मिसाइल होता है। और यही आपको दिखाई दे रहा है इस वक्त यहां इन तस्वीरों में। नतालिया में जो हमला हुआ है निश्चित रूप से ऐसे ही क्लस्टर सबम्यूनिशन की वजह से हुआ है। अगली खबर की तरफ आपको ले चलता हूं और फिर चलेंगे मेहमानों के पास और आपको बताऊंगा 12-32 वाला खेल क्या है। लेकिन पहले देखिए जरा तेहरान में बहुत बड़ा हमला। हमले के बाद तेहरान के आसमान में धुएं का गुबार। तेहरान, अगर आपने उधर इजराइल के नतालिया में देखा, आसमान में वहां धुएं का गुबार तबाही की इबारत लिख रहा है, तो यहां पे देखिए तेहरान में क्या चल रहा है। ईरान से ये जो ताजा तस्वीरें आई हैं इस समय आपके सामने रख रहा हूं, ये हैं ईरान से आई हुई ताजा तस्वीरें इजराइल के हमले की। इजराइल ने एक बार फिर से हमला बोला है और जाहिर है ये फेजेस में होता है। आप अटैक करते हैं, एक बार की स्ट्रैटेजी को सब स्ट्रैटेजीज में बांटा जाता है और उसके हिसाब से आप हमले करते हैं। और यहां पर फ्रेश अटैक जो हुआ है इजराइल की तरफ से, उसकी तस्वीरें आप यहां पर देख रहे हैं। लोग हैरान हैं और लोग ये भी सोच रहे होंगे कि अगर कभी जंग खत्म हो गई तो फिर ईरान कैसे बसेगा दोबारा। क्या ईरान वाकई एक देश, एक बस्ती बन पाएगा? यहां देखिए जरा किस तरीके से तेहरान का हाल बेहाल है। देखिए जरा यहां लोगों की आवाजें भी सुनिए। कि मंत्री जिसको अब डिपार्टमेंट को नाम दे दिया गया है वॉर डिपार्टमेंट, तो मतलब उनको कहा जाएगा युद्ध मंत्री। तो अमेरिका के युद्ध मंत्री, क्या वो रक्षा मंत्री नहीं कहलाते, अब उनको युद्ध मंत्री कहा जाता है। उनकी तरफ से एक बड़ा बयान आया है, आज रात फिर ईरान पर बड़े हमले होंगे। पीट हेग्सेथ ने कहा बुरी तरह युद्ध हार रहा है ईरान, पीट हेग्सेथ का कहना है। मिडिल ईस्ट में ईरान अकेला खड़ा हुआ है, पीट हेग्सेथ का कहना है। अगर वाकई ऐसा हो रहा तो पीट हेग्सेथ को यह बात कहनी क्यों पड़ रही है? क्या दुनिया के सामने, क्या तमाम सूचना तंत्र के जरिए पहुंचने वाली खबरें दुनिया को अपने आप ये नहीं बता रही कि कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है? पीट हेग्सेथ को यह बात कहनी क्यों पड़ रही है कि बुरी तरह हार रहा है ईरान? पीट हेग्सेथ बहरहाल ये भी कह रहे हैं कि आज रात एक बड़ा हमला होगा। जिस रात ये पहली बार कहा गया था कि आज की रात बड़ा हमला होगा, आज से 2 दिन पहले आपने देखा था ईरान की तेल रिफाइनरी पर हमला कर दिया गया, तेल डिपो को निशाना बनाया गया। आज फिर कहा जा रहा है बड़ा हमला होगा, तो आज की रात निशाने पर कौन होगा, यह बड़ा सवाल। हमारे साथ जुड़ने वाले खास मेहमान इसकी विवेचना आप तक पहुंचाएंगे। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी आज की शाम हमारे साथ हैं। हमारे साथ अशोक सज्जनहार सर, जो कि भारत के राजदूत की हैसियत से दुनिया में अलग अलग देशों पर तैनात रहे हैं, वो आज हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं।
प्रोफेसर राजन कुमार विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ इस चर्चा में हैं और आशीष सिंह सीनियर डिफेंस जर्नलिस्ट वो भी हमें इस चर्चा में ज्वाइन कर रहे हैं। पूर्णिमा नाथ जी हमारे साथ जुड़ रही हैं अमेरिका से। बहुत स्वागत है आपका। ऑड टाइमिंग्स में हमारे साथ वक्त देने के लिए आपका हमेशा मैं शुक्रगुजार रहता हूं। एक बार फिर से आपका बहुत धन्यवाद। लेकिन जरा ये देखिए कि यहां क्या अमेरिका की तरफ से जब ये कहा जा रहा है आज ईरान बहुत बुरी तरह से पिट रहा है, या ये कहा जा रहा है कि आज रात बड़ा हमला होगा, क्या इसमें कुछ एक चीजें ऐसी हैं जो रेटरिक हैं? क्या इसमें कुछ एक चीजें ऐसी हैं जो अपने टारगेट ऑडियंस के लिए दिया गया बयान है? क्योंकि वहां पर इस बात को लेकर संशय हो गया है कि अमेरिका जो सोच रहा था क्या वो कर पा रहा है, और क्या जल्द ही अब ये जो बातें कही जा रही हैं, मसलन ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है कि जल्द ही युद्ध समाप्त होगा, क्या वाकई ऐसा होगा? एक बार फिर से वो बात मैं आपके सामने दोहरा देता हूं जो दुनिया समझने की आज तक कोशिश कर रही है ट्रंप के संदर्भ में। इस दूसरे कार्यकाल में ट्रंप कंफ्यूज्ड रहते हैं या कंफ्यूज करते हैं? अब जरा देखिए, फंस गए ट्रंप, युद्ध होगा और प्रचंड क्यों कहा जा रहा है। मैं चाहूंगा आशीष आप मेरे साथ यहां आ जाएं और मुझको यहां ज्वाइन करें प्लीज। आ जाएं आप इधर। जब मैं ये कह रहा हूं जरा देखिए, यहां पर ईरान के ऊपर हमला किया गया, इजराइल और अमेरिका ने हमला किया। आपको इधर आना पड़ेगा, आप इधर करीब आ जाएं। यहां इन देशों की गिनती हो गई 3, लेकिन ईरान ने जब रिटेलिएट करना शुरू किया तो उसने इंश्योर कर दिया कि यह गिनती 3 नहीं 12 हो जाए। आप देखिए उसके बाद अजरबैजान, तुर्की, इजराइल, साइप्रस, जॉर्डन, यूएई, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, ओमान, ये सब लपेटे में आ गए। तो ये गिनती पहुंचा दी गई 12। अब यहां पर ये क्या डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये कहा जाना ये युद्ध बहुत जल्द समेट दिया जाएगा, ये रायता ऐसा तो नहीं लगता आशीष कि ये जल्दी सिमटेगा? बिल्कुल नहीं। ये जो संकेत मिल रहे हैं और जो ग्राफिक्स हमारी टीम ने यहाँ पर बना के दिखाया है, ये क्लियरली दिखा रहा है कि 12-32 वाला मामला ट्रंप की नींद उड़ा चुका है। जो काम ईरान ने ठीक पहले दिन के बाद से शुरू कर दिया था, 28 फरवरी के बाद से, कि उसके ऊपर जब मिसाइलें दागी गई अमेरिका और इजराइल द्वारा, उसने वॉर को बड़ा कर दिया। कितना बड़ा किया? दाएं साइड में आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि लगभग 1 दर्जन 12 देशों को, और वहीं पे 12-32 के 12 नंबर सामने आता है कि लगभग 1 दर्जन देशों के ऊपर उसने अटैक करके अमेरिकी बेसिस के बहाने पर उसने वॉर को बड़ा कर दिया। और अब एग्जैक्टली वही ट्रंप कर रहे हैं। लेकिन जब आप ये कह रहे हैं तो उसको मैं रिवील करूंगा आगे। अभी आप 12 तक पहुंचे हैं, दर्जन तक पहुंचे हैं, लेकिन 32 तक मैं ले जाऊंगा। 32 दांतों के बीच में जीभ बड़ी परेशान रहती है। यहां ये 32 किसका जिक्र हो रहा है मैं आगे आपको बताऊंगा। जरा देखिए, ईरान के एनएससी की अमेरिका को चेतावनी। ट्रंप की धमकियों से नहीं डरता ईरान, लारिजानी ने कहा। लारिजानी आप जानते हैं ईरान के एक तरीके से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। उन्होंने कहा कि ईरान को कोई खत्म नहीं कर सकता है। लारिजानी ने यह भी कहा कि ट्रंप अपना ख्याल रखें कि कहीं वो खत्म ना हो जाए। लारिजानी ने यह बात कही। बहरहाल ट्रंप खुद ये बात कह चुके हैं कि हो सकता है ईरान मुझको जीवित न छोड़े, ईरान या ईरान के समर्थक या उसके सिंपैथाइजर्स मुझे जीवित न छोड़े, यह आशंका तो खुद वो जाहिर कर चुके हैं। और इधर लारिजानी का ये कहना कि वो ईरान का कुछ बिगाड़ लेंगे, वो अपनी चिंता करें, अपनी जान की परवाह करें। लारिजानी ने कहा है बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट के मायने क्या है जनरल कुलकर्णी? ये साई ऑप्स के तहत दिया गया स्टेटमेंट है या ईरान का कॉन्फिडेंस दिखाता है? जरूर ईरान की मैं कहूँगा जोश, जज्बा, जुनून, उनके पलटवार, उनके जिस प्रकार से वो लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, 10 दिन खत्म हो गए, 11वें दिन जा रहे हैं, कोई शक नहीं, काबिल तारीफ। लेकिन इतना कहने के बाद मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ईरान, जिसे कोई भी देश हो जिसके पास उसकी खुद की लीडरशिप तकरीबन समाप्त, सुप्रीम कमांडर अभी जो नियुक्त हुए हैं उनका अब आप कभी नहीं देख पा रहे टेलीविज़न पे या क्या बोलना चाहते हैं वो, उनके एयरफोर्स ख़त्म, उसका नेवी ख़त्म, उसका कंप्लीट एयर डिफेंस ख़त्म, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर ख़त्म, पूरा तेल पे आग लगी हुई, लोग 10 दिन से सो नहीं रहे, लगातार तेहरान में तब बमबारी हो रही है। ज़रूर स्टेट ऑफ हॉर्मुज के द्वारा जो तेल जाना है वो जाने में कठिनाई हो रही है, विश्व में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इतना करने के बाद अगर ईरान अगर ये कहता है कि हम लड़ने की काबिलियत रखते हैं, ज़रूर मिसाइल और ड्रोन्स की जो उनकी मैं कहूँगा जो तादाद है वो कम ही नहीं हुई, जितना उन्होंने फायर करने की कोशिश की उसमें भी जबरदस्त खामी आई है। लेकिन सवाल यह है सर, ईरान के पास असल में अभी की स्थिति में खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन अगर वो युद्ध को लंबा खींचता चला जाता है तो यह भी अमेरिका के लिए एक बड़ा सेटबैक होगा। उन्होंने वो डिपार्टमेंट जो पहले डिफेंस का डिपार्टमेंट कहलाता था उसको वॉर का डिपार्टमेंट नाम दे दिया उन्होंने।
अब आप समझ लीजिए कि किस तरह के नेगेटिव माइंडसेट के साथ ट्रंप इस बार दूसरे कार्यकाल में अपने टेन्योर को निभा रहे हैं। उन्होंने इस मंत्रालय का नाम रखा है युद्ध मंत्रालय, मतलब पीठ हेगसेथ युद्ध मंत्री हैं। यूएस के युद्ध मंत्री की रूस को चेतावनी, ईरान युद्ध में दखल देना महंगा पड़ेगा। ईरान युद्ध के बीच में ना आए रूस। पीठ हेगसेथ ने कहा ईरान युद्ध के बीच में रशिया आया तो ठीक नहीं होगा। अब ये जो बात कहनी पड़ रही है, दुनिया जानती है कि अगर ईरान में लगी हुई आग का फायदा किसी को हो रहा है, क्योंकि इट ऑल बॉइल्स डाउन टू द मनी, अगर पैसों के हिसाब से इस समय किसी को सीधा फायदा हो रहा है तो वो रशिया है। क्योंकि जब कच्चा तेल और गैस ईरान और आसपास से उसका प्रोडक्शन, उसका ट्रांसपोर्टेशन, ये सब बंद है, तो जाहिर है वो किस तरफ से आएगा? वो आएगा रशिया की तरफ से। यूराल क्रूड इसीलिए कहा जा रहा है कि इस समय बड़ी डिमांड में है। तो ये पीठ हेगसेथ का कहना वैसा ही है जैसे कोई ये कहे कि अगले दिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सूर्य पूर्व से उगे, और जब सूर्य पूर्व से उगे तो मैं उसका क्रेडिट ले लूं। मैं अशोक सज्जनहार सर के पास जाऊंगा ये समझने के लिए कि पीठ हेगसेथ तो ये जानते हैं कि बियॉन्ड अ पॉइंट रशिया इसमें इंटरवीन करेगा नहीं, तो ये कहने का मतलब क्या है अशोक सज्जनहार सर? जी धन्यवाद दिनेश, मुझे आमंत्रित करने के लिए। देखिए, मेरे विचार से तो रशिया की तरफ से जो स्टेटमेंट आई हैं, एक जब वहाँ पर आयतुल्लाह अली ख़ामेनी को मारा गया, उसके बाद अभी जब मुश्तबा ख़ामेनी को उन्होंने नया वो सुप्रीम लीडर घोषित कर दिया और उनको आया तो उनको कैसे उन्होंने वेलकम किया है, तो और ये सब दिखाता है जो वो चाहे और किसी बात पर ना हो परंतु अपने जो वक्तव्य हैं उनसे वो ईरान के साथ खड़ा है। दूसरा, देखिए, जो इतनी प्रिसिशन स्ट्राइक्स हो रही हैं वहाँ पर, चाहे इजराइल में हो रही हो या गल्फ स्टेट्स में हो रही हो, अरब देशों में हो रही हो, यहाँ तक कि दूर दराज अजरबैजान में तो कोई बेसिस नहीं है, पर अजरबैजान का और इजराइल का बहुत संबंध है, तो अजरबैजान के ऊपर भी वो हमला कर रहे हैं, तुर्की के ऊपर हमला कर, ये सब जो जारी है वहां पर मिसाइल जारी हैं, ये रूस की इंटेलिजेंस के बिना नहीं कर सकते। इतनी प्रिसिशन स्ट्राइक्स वो नहीं कर पाते। तो चाहे वो परोक्ष रूप से सामने नहीं आए, परंतु जैसे अब यूक्रेन को इंटेलिजेंस दी जाती है, यूक्रेन वहां पर रूस में मार करता है, तो यहां पर ईरान को भी दी जा रही है, और इसीलिए उसके जो निशाने हैं आपने बताया, नतालिया में ये काम जो कर रहा है, माफ कीजिए आपको बीच में रोक रहा हूं मैं, आपने ये बात कही, बहुत इंपॉर्टेंट कही कि इंटेल देने का काम रशिया की तरफ से हो रहा होगा, हो सकता है लॉजिस्टिक सपोर्ट भी दिए जा रहे हो, स्टेटमेंट तो दिए ही जा रहे हैं, इससे सॉलिडारिटी दिखाई जा रही है, आपने इंपॉर्टेंट बात कही। लेकिन इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंस के हिसाब से जो काम चाइना कर रहा है वो रशिया फिर भी नहीं कर रहा होगा, तो ये बात तो उनको शी जिनपिंग के लिए कहनी चाहिए थी। नहीं, आप देखिए, ठीक कह रहे हैं, परंतु चीन को आप ये लगाइए, चीन दूर है वहां से, जहां तक रूस है तो उनके बिल्कुल ही करीब है ईरान के, वहां पर उसको देना बहुत आसानी से वो कर पाएगा। और जो चीन ने देना था, मेरे विचार से जिस प्रकार की उन्होंने मिसाइल्स, जो उन्होंने चिप्स देने थे, जो उनको बनाने के लिए जो सामान देना था, वो उन्होंने पिछले साल जून और अभी के समय में उन्होंने काफी उनको मुहैया करा दिया होगा, और अभी मेरे विचार से कराने में, कुछ भी कराने में उनको दिक्कत होगी। परंतु आप ठीक कह रहे हैं चीन का, परंतु चीन के विरुद्ध कुछ नहीं कह रहे, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप ने वहां पर ट्रैवल करना है और वो वहां पर ट्रैवल कर रहे हैं, तो ना तो चीन उनके विरुद्ध कुछ खुलकर इतना कहेगा। आपने देखा है उन्होंने कोई अमेरिका को बारे में कोई ऐसी गलत बात नहीं कही है, राष्ट्रपति ट्रंप के बारे में तो बिल्कुल ना हो जाए, और ये ना हो जाए कि इधर से कोई बयान जाए और फिर उधर चाइना कुछ ऐसा कह दे जिसमें ट्रंप की शान में गुस्ताखी हो और ट्रंप की रेटिंग जो वैसे नीचे जा रही है और नीचे चली जाए। अमेरिका के भीतर इस बात का ख्याल रखा जा रहा है। आपके पास लौटता हूं सर। प्रोफेसर राजन, आपके पास आने से पहले खबर बता दूं, ईरानी बमबारी के बाद ट्रंप के तेवर में नरमी दिखाई दे रही है। ईरान से बातचीत संभव, ट्रंप ने कहा। पहले तो उन्होंने कहा था इट्स टू लेट नाउ, अब कह रहे हैं बातचीत संभव। इसीलिए मैं कहता हूं ट्रंप कंफ्यूज्ड है या कंफ्यूज रखना चाहते हैं। फॉक्स न्यूज के इंटरव्यू में ट्रंप का यह ऑफर, बातचीत के लिए अब दरवाजे खुले बताए जा रहे हैं ट्रंप की तरफ से। सवाल यह है प्रोफेसर राजन की ये इतना भ्रम फैलाते क्यों हैं डोनाल्ड ट्रंप? दिनेश, पहले बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बता दूं कि जो अमेरिका ने जो इंटरवीन किया है, ट्रंप ने जिस जल्दीबाजी में ईरान में इंटरवीन किया है, उनके साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि इस प्लान में उन्होंने एग्जिट स्ट्रेटजी जो होता है, जो कि आप
निकलने के रास्ते आप बना के रखते हैं, सोच के रखते हैं, वो उन्होंने नहीं बनाया। अभिमन्यु का जो आप जानते हैं कि महाभारत में जैसे हुआ था, तो वैसे में अगर आपने निकलने का रास्ता नहीं बनाया है तो आपको लगता है कि अब क्या करनी चाहिए। तो अमेरिका को लग रहा है कि अब तो हम फंसते जा रहे हैं। उनको लगा था कि वेनेजुएला टाइप से कुछ कर लेंगे, या 10 दिन या 12 दिन जैसे पहले बॉम्ब किया था उस ढंग से कर लेंगे। अब दिक्कत यह है कि अमेरिका में ये फंसते जा रहे हैं। जो मोटिव्स थे रेजिम चेंज का वो अचीव नहीं हो रहा है। उसके बाद जो वहाँ पे जो इकोनॉमिक या दूसरे जो वो उसके जो कॉस्ट बढ़ते जा रहे हैं, मेनली यह हो रहा है कि वहाँ पे जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कॉस्ट है ये अमेरिका के लिए भी और पूरे वर्ल्ड के लिए बढ़ता जा रहा है और ट्रंप दबाव में आते जा रहे हैं। मैं बता दूं कि लगभग 60% सर, आपको एक सेकंड बीच में रोक रहा हूं, एक बात आपसे जानना चाहता हूं प्रोफेसर राजन। ये बात शुरू से कही जाती रही कि अमेरिका इसको पहले ही भांप रहा था कि उसके लिए मुश्किल हो सकती है और इसीलिए वो रिलक्टेंट था, लेकिन इजराइल खींच के लेके आया है अमेरिका को इस युद्ध में। तो अगर ऐसा है तो अमेरिका क्या चाह रहा है इससे ज्यादा जरूरी ये हो जाता है इजराइल क्या चाह रहा है? देखिए, इजराइल, ये सही बात है कि अमेरिका के बहुत लोग इस बात को मानते हैं कि ये इजराइल का युद्ध है, ये अमेरिका का युद्ध नहीं है। लेकिन मैं यह भी बता दूं कि ट्रंप का जो मागा सपोर्ट बेस है या ट्रंप का जो रिपब्लिकन का जो बेस है, उसमें जो यूएस लॉबी है बहुत ही स्ट्रांग रोल प्ले करता है, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली या कैंपेनिंग में भी। तो उस सारे प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए ट्रंप को लगा था कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा अगर वो यहाँ पे रिजीम चेंज कर पाते हैं। लेकिन अब चूंकि वो यह बोल के आए थे कि वो मिडिल ईस्ट के किसी वॉर में इन्वॉल्व नहीं होंगे, अब उन्हीं की जनता, जैसे टकर कार्लसन है जो कि फॉक्स न्यूज में पहले थे, वो उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि अमेरिका क्यों इजराइल का युद्ध लड़ रहा है। लेकिन ये अमेरिकन पर्सपेक्टिव है, उनको लगता है कि इजराइल का युद्ध लड़ रहा है। सच्चाई यह है कि ट्रंप खुद भी इसको चाहते थे, उसका डोमेस्टिक कारण भी है और उसका जियोपॉलिटिकल कारण भी है। लेकिन अब चूंकि वो फंसते जा रहे हैं। आपने महत्वपूर्ण बात कही है कि ये खुद ट्रंप भी चाहते थे। एक तो पावरफुल ज्यूज लॉबी है, वो ये चाहती थी कि ट्रंप ऐसा करें और ट्रंप भी एक समय के बाद ये चाहने लगे या चाहते थे कि वो इसको ऐसा करें। अब उनको ये महसूस हो रहा है कि वो रिट्रीट कैसे करें वापस, और इज्जत के साथ रिट्रीट। मतलब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि ये दिखाई दे कि अमेरिका गया तो था बड़ा हीरो बन के और देखो कैसा पिट कर लौट रहा है, उसको बीच में रोकना पड़ा। मतलब इज्जत भी रह जाए और यहां पर जो फंसने वाले हालात हो रहे हैं वो भी ना बने। ट्रंप को बड़ी चेतावनी आई है सामने, हमने जीत हासिल कर ली है लेकिन ये काफी नहीं है। ट्रंप ने कहा अमेरिका की तरफ से ईरान को बड़ी चेतावनी। ट्रंप की तरफ से ये बात आई है हमने जीत हासिल कर ली है लेकिन ये काफी नहीं है। उन्होंने कहा कि युद्ध जल्दी खत्म हो सकता है। प्रोफेसर राजन ने जो कहा अभी देखिए, आपको ये बताया कि किन मंसूबों के साथ अमेरिका गया था इस युद्ध में, उसको क्या अचीव हुआ है, और उसमें यह कह देना डोनाल्ड ट्रंप का कि हम युद्ध एक तरीके से जीत चुके हैं। मतलब अपने लिए खुद रास्ता बना रहे हैं कि अगर वो कदम पीछे हटाएं तो दुनिया ये ना कहे कि आप गए थे और पिट कर लौटा, इसलिए कहने लगे कि हम तो युद्ध एक तरीके से जीत चुके हैं। अब जरा देखिए क्या सोच के गए थे ट्रंप और क्या अचीव किया है, जरा ये दिखाइए। ट्रंप ने हमला करने से पहले यह सोचा था कि खामनेई को खत्म करते ही ईरान उनकी मुट्ठी में होगा, इसीलिए सबसे पहले शुरुआत ही उन्होंने इस बिग बैंग के साथ की, जहां उन्होंने खामनेई और उनके साथ न जाने कितने लोगों को, एक ही दिन में 40 से ज्यादा लोगों को उन्होंने मार दिया था लीडरशिप के। लेकिन खेल पलट गया। ईरान ने यहां क्या किया, एक तरीके से आत्मघाती कदम कई उठाए लेकिन उसने ट्रंप को फंसा दिया। यहां एक चक्रव्यूह बन गया और उस चक्रव्यूह में अब ट्रंप फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तो जंगी चक्रव्यूह है, दूसरा चक्रव्यूह है आर्थिक चक्रव्यूह। जंगी चक्रव्यूह तो है ही, आर्थिक चक्रव्यूह भी है और कूटनीतिक भी है। पहले जंगी चक्रव्यूह आपको दिखा रहा हूं, अब देख लीजिए ये जंगी चक्रव्यूह जो है, पहले जंगी चक्रव्यूह दिखाइए। ये जंगी चक्रव्यूह जो है वो ये इंश्योर कर रहा है कि एक ही दिन में 48 घंटे के भीतर बल्कि 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा अमेरिका ने खर्च कर दिए। और ये युद्ध अब ये लग रहा है कि आसानी से तो नहीं सिमटेगा। मिडिल ईस्ट के यूनाइटेड स्टेट्स के बेसिस को जबरदस्त अटैक करके उनको तबाह किया गया और जो उनके प्रॉक्सीज थे आप जानते हैं, हिजबुल्लाह है, हूती है, हमस तो खैर पहले से है ही, और वहां जहां इराक के आसपास बहुत सारे मिलिशिया, उनके शिया मिलिशिया एक्टिवेटेड हैं, उन्होंने ये इंश्योर कर दिया कि अमेरिका और इजराइल के लिए परेशानी बढ़ जाए। ये तो जंगी चक्रव्यूह हो गया। और आप जानते हैं कि एक बहुत लंबा वॉर किसी बड़े देश के लिए भी बड़ा मुसीबत का कारण बन जाता है। एक पेट्रियट अगर आप फायर करते हैं या एयर डिफेंस में एक थर्ड की मिसाइल फायर करते हैं तो वही आपको 100 करोड़ से ज्यादा का एक बार का फायर पड़ जाता है। अब जरा देखिए यहां आर्थिक चक्रव्यूह जो है, ऑयल लाइफलाइन है पूरी दुनिया की, गैस लाइफलाइन है, एनर्जी चाहिए दुनिया को तरक्की के लिए, सर्वाइवल के लिए। और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जिस तरीके से उन्होंने चोक किया और ये कह रहे हैं कि हम कभी भी इसको पूरी तरह बंद कर देंगे, उससे $120 पर बैरल के आसपास अभी दाम घूम रहा है, ये और ज्यादा बढ़ जाएगा आने वाले दिनों में।
ये कुल मिलाकर अमेरिका के सिर पर ठीकरा फूटेगा कि आप ही गए थे, आप ही ने ये सब किया और पूरी दुनिया त्राहिमाम कर रही है। ये भी अमेरिका के लिए एक बड़ी बदनामी और एक बड़ा सेटबैक डोनाल्ड ट्रंप के लिए होगा। ग्लोबल मार्केट में जाहिर है इससे उथल पुथल होगा। आप जरा ये भी देख लीजिए, कूटनीति जो है वो भी उल्टी पड़ गई। कूटनीतिक चक्रव्यूह कैसे फंस गए यहां। रशिया और चाइना सपोर्ट दे रहे हैं, ऐसा इंटेलिजेंस दे रहे हैं कि चुन चुनकर ईरान की मिसाइलें उन जगहों को टारगेट कर रही हैं जिनके बारे में शायद कभी इजराइल और अमेरिका ने सोचा नहीं होगा। यहां यह भी देखिए कि इराक, सीरिया, यमन और बल्कि इसमें आप लेबनान को भी जोड़ लीजिए, उसके जरिए जो प्रॉक्सीज हैं उन्होंने भी इस युद्ध को और विस्तार दे दिया है। मिडिल ईस्ट तो खैर इसकी जद में है ही। और ईरान ने क्या किया, ये सब करने के बाद अरब देशों से माफी भी मांग ली कि हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, वो तो आपके बेसिस वहां पर हैं, वहां से मिसाइलें हमारी तरफ आ रही हैं, इसलिए हमको अपनी रक्षा में ये करना पड़ रहा है, वरना आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। तो ये जो पैंतरा चला, और साथ में आपने ये भी देखा होगा मसूद पेजेश्कियान ने ये भी बातें कह दी कि हम पर होने वाला हमला नहीं है, ये पूरे इस्लामिक वर्ल्ड पर हो रहा हमला है। तो जो कूटनीतिक चाल चली गई, और इसी वजह से कहा जाता है कि मसूद पेजेश्कियान ने जब ये बात कही तो उधर डोनाल्ड ट्रंप को बैठकर व्हाइट हाउस में पादरियों के साथ बैठकर यह दिखाना पड़ा था कि हम भी असल में अपनी कम्युनिटी को साथ में लेकर ही चल रहे हैं। अब जरा देखिए यहां पर युद्ध के बीच में, अगली खबर की तरफ आपको ले चलता हूं। यहां चक्रव्यूह आपने देख लिया, युद्ध के बीच में अमेरिकी सेना का एक बड़ा दावा सामने आ रहा है। अब तक ईरान के 50 से ज्यादा नेवल शिप नष्ट कर दिए यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा। तो कल तक जो गिनती 40-43 बताई जा रही थी, आज उसको 50 कर दिया गया है। तो क्या इतनी तेजी से वाकई ईरान के जहाज नष्ट किए जा रहे हैं? और अगर नौसेना नष्ट हो गई है तो अभी जो 2 जहाज चाइना के कोस्ट से कहा जा रहा है कि सोडियम क्लोरेट लेकर रवाना हो रहे हैं, जो इसका इस्तेमाल होता है मिसाइलें बनाने में, क्या उनको नौसेना में नहीं गिना जाता? बहरहाल अब अगली खबर की तरफ आपको ले चलता हूं। अमेरिका को डिफेंस सिस्टम की किल्लत है। साउथ कोरिया से थाड लाने वाला है अमेरिका। साउथ कोरिया से मध्य पूर्व लाने की तैयारी है। हिंद महासागर से पेट्रियट सिस्टम वापस बुला लिए गए। यूनाइटेड स्टेट्स का दावा सुरक्षात्मक तौर पर मंगवा रहे हैं। असल में थाड बैटरीज जो है वो पहले ही बहुत ज्यादा नहीं है, कहा जाता है 10 के अंदर अंदर है। और ऐसे में जब 3 थाड नष्ट कर दिए गए हों, वैसे में अमेरिका को थाड बुलाना पड़ रहा है। और ट्रंप बयान क्या दे रहे हैं, हम जल्द ही ये युद्ध समाप्त कर देंगे। तो एक बड़ी डाइकोटमी है उसमें, जो कह रहे हैं ट्रंप और जो दिखाई दे रहा है जमीन पर। पूर्णिमा नाथ जी के पास जाऊंगा। पूर्णिमा नाथ जी, अमेरिका भी ये बात समझ रहा है क्या, और अमेरिका की पब्लिक को क्या लगता है, डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं वही होगा, या उनको भी मालूम है जो कह रहे हैं वो तो होता दिख नहीं रहा है कम से कम अभी? पूर्णिमा नाथ जी जी, प्लीज। जय हिंद। दिनेश जी, आपको याद है, हाँ जी, मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? प्लीज गो अहेड मैम। हेलो, या मैम, लाउड एंड क्लियर, प्लीज गो अहेड। आवाज सुनाई दे रहा है मेरा? जी जी, बहुत अच्छे से। हाँ जी। दिनेश जी, आपको याद है प्रेसिडेंट ट्रंप यहाँ पे लिटरली हेडलाइन बनाते हैं उनके सोशल मीडिया पोस्ट से, जब ईरान ने अपोलोजाइज किया था मिडिल ईस्टर्न गल्फ कंट्रीज को, they didn't apologize because of the war। उन्होंने ये कहा था कि उनका अमेरिका का बेसिस वहां पे है, वो इसीलिए हिट करा जा रहा है, उनके लोगों के ऊपर नहीं है, उनके कंट्री के ऊपर नहीं है। बट एट द एंड ऑफ द डे प्रेसिडेंट ट्रंप ने इनके मागा बेस को क्या बोला, ईरान हैज अपोलोजाइज्ड। आधा जो इंफॉर्मेशन है वो मिसिंग कर दिया, वो गायब हो गया, वो हेडलाइन पे है ही नहीं। तो इनके हिसाब से लग रहा है कि ईरान इज गॉन, उनका ना नेवी है, उनका ना एयरफोर्स है, उनका ना मिलिट्री। वीडियो फोल्ड बैक भी दीजिए ताकि यहाँ भी आवाज आए। वो इतना प्राउडली इतना बोल रहे कि हमने सिंक किया है, और सिंक करने में ज्यादा मजा आता है, ये कह रहे हैं वो लोग। वो लिटरली कॉमेडी बना दिया है वॉर को। अनफॉर्चुनेटली ये जो एसिमेट्रिक वॉरफेयर चल रही है, इस पे डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी बोले, वो लिटरली ही इज ट्राइंग टू फाइंड एग्जिट पॉइंट टू गो। आपको हमारे लिए ये समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर डोनाल्ड ट्रंप आप जीतते तो ये इतने जल्दी लेकिन मैम, पूर्णिमा मैम बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रही हैं, और आप जब कह रही हैं मुझको भी हंसी आ रही है। ये जो आपने कहा कि अगर मसूद पेजेश्कियान ये कह रहे हैं कि हम माफी मांगते हैं अरब कंट्रीज से, हमारी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, वहां अमेरिका के बेसिस से इसलिए हम मार रहे हैं, और वहां पर डोनाल्ड ट्रंप इसको इस तरीके से पोर्ट्रे कर रहे हैं कि ईरान ने माफी मांग ली, बाकी और कुछ नहीं बता रहे हैं, तो दुनिया तो मैम इस समय न्यूज कंज्यूम करती है, दुनिया तो ये समझती है, आज सोशल मीडिया से लेकर तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया, बहुत जल्द ये बात फैल जाती है कि असलियत क्या है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप इस मेक बिलीव वर्ल्ड में क्यों जी रहे हैं? क्या
क्या ये उनकी स्ट्रैटेजी है या उनकी शॉर्ट साइटेडनेस है? इसको आप कैसे देखते हैं जनरल कुलकर्णी? देखिए, मैं ईरान की सभ्यता के साथ खड़ा हूं, मुझे कोई इसके कहने में हिचकता नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि कितना भी हो जाए, देश जो है बनता है जिसे हम लोग कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर। जो कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर में आप देखिएगा, ईरान जो है वाकई ही क्या है, वो मैं पूरा इसका मैं कहूँगा श्रेय देता हूं IRGC को, जिसने ईरान को बर्बाद कर दिया। ये इसमें कोई शक नहीं। ईरान के पास आज की तारीख में सिवाय ये कहने के कि हम लड़ेंगे, हम करेंगे, क्या रह गया ईरान के लिए? आज कल जब ईरान फिर से प्रगति के द्वार पे खड़ा होगा, 150 साल लगेंगे। एक पुरानी सभ्यता को IRGC ने मेरे तरीके से एक फौजी होने के नाते, जब हम कहते हैं कोई एयरफोर्स नहीं, कोई नेवी नहीं, कोई एयर डिफेंस नहीं, कोई कम्युनिकेशन नहीं, न्यूक्लियर डिजास्टर, सब कुछ खत्म देश के अंदर, और सिर्फ आप हवा में बात कर रहे हैं। कुलकर्णी, आपने महत्वपूर्ण बात कही है कि क्या IRGC को और ये जो अभी डिस्पेंसेशन है ईरान का, इसको आने वाले दिनों में जो जनरेशंस हैं, क्या वो विलेन के तौर पर देखेंगी? आप कह रहे हैं हाँ, लेकिन मेरा सवाल दूसरा था सर, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में झूठ क्यों बोल रहे हैं? एक ऐसी सच्चाई जो दुनिया जान रही है, उसको झुठला क्यों रहे हैं? ये 12 मुल्क अभी प्रत्यक्ष रूप से इस युद्ध में इस तरीके से शामिल हो गए हैं कि कोई ना कोई मिसाइल या कोई ना कोई बम जाकर यहां 12 देशों में फटा है, इंक्लूडिंग ईरान, इंक्लूडिंग इजराइल, और अमेरिका तो खैर इसमें शामिल है ही, लेकिन अमेरिका भी ये चाह रहा है कि ये हवन करते हुए जो उसके हाथ जल रहे हैं, उसके सिर्फ उसके हाथ ना जलें। क्या होता है, अगर 4 लोग हो, उनमें से कोई एक पिट जाए ना, तो 3 लोग खिल्ली उड़ाते हैं, और अगर चारों पिट जाएं, मेरे को मारा तो मारा, इसको भी मार के दिखा, इसलिए किया जाता है ताकि कोई हंसने वाला ना बचे। वो कैसे है जरा देखिए। ये 12 और 32 का खेल आपको समझाते हैं। असल में ईरान ने मेक श्योर किया कि ये सिर्फ 3 देशों वाला मामला ना रह जाए, वो यहां तक ले गया, गिनती को 12 तक ले गया, और यहां अब 32 लाने की तैयारी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से हो रही है। ये 12-32 वाला खेल जो है वो कितना डेडली है, क्या क्या हो सकता है, अब जरा आशीष समझिए। आशीष, क्या है, बताइए मामला। देखिए, 12 और 32 वाला नंबर, जैसा कि दिनेश जी आपने बताया, ये साफ साफ है कि ईरान ने वेस्ट एशिया के, अमेरिका की तरफ से मिडिल ईस्ट कह लीजिए, अलग अलग देशों को इन्वॉल्व कर लिया, उन पर जहां जहां पर अमेरिका के बेसिस थे, चाहे वो नेवी के हो या फिर एयर बेसिस का इस्तेमाल किया जा रहा था, उनको अटैक करके ईरान ने वॉर को बड़ा कर दिया। कितना बड़ा किया, वो 12 नंबर तक ले गए, यानी कि 12 देशों के अलग अलग, उसमें जॉर्डन है, कुवैत है, सऊदी है, और भी बहुत सारे देश हैं। ऐसे करके वो युद्ध के अगले दिन ही 12 तक ले गया। और अब यही स्ट्रैटेजी ईरान ने क्यों किया? ताकि वॉर बड़ा हो जाए। जब तक आप अकेले मार खाते रहेंगे, ज्यादा स्टेक होल्डर्स नहीं रहेंगे, ज्यादा लोग नहीं मार खाएंगे। तो ईरान के ऊपर यह भी था ना कि ईरान के ऊपर ये सारे के सारे मिलकर टूट पड़े, ये भी तो खतरा है। सिर्फ इजराइल और अमेरिका के बम ना गिरे, ये सब भी मारने लगे, ये भी तो खतरा है। पर पूरा ग्लोबल वर्ल्ड इकोनॉमी का वो एक प्रेशर जो आना होता है, यहाँ पर जो एक समंदर का आप रास्ता देखिए, बाकी सारे देश, इजराइल, साइप्रस, जॉर्डन, इराक, कुवैत, बहरीन, सऊदी अरेबिया, कतर, UAE, ओमान, इन सबको जब आप इन्वॉल्व कर लेते हैं, तो ये सब वॉर में कोई नहीं इन्वॉल्व होना चाहता जब तक उसकी खुद की रजामंदी नहीं हो। इसीलिए तो इजराइल की वजह से अमेरिका भी तो अब फंसा हुआ महसूस कर रहा है। और एग्जैक्टली वही चीज उन्होंने 12 अलग देशों को ईरान ने इन्वॉल्व करके की, ताकि पूरे विश्व पर प्रेशर आ जाए। एक देश पर कर लो, ईरान का आप तेल अगर रोक दो तो फिर प्रेशर नहीं आएगा, लेकिन 12 देशों से अगर खाड़ी के अगर बहुत सारे सप्लाई रुक जाएंगे तो पूरा वर्ल्ड पर आएगा। और अब जो 32 वाला नंबर है, उसका आप कॉन्सेप्ट समझिए। नेटो के कितने मेंबर्स हैं? 32। 4 तारीख और 9 तारीख, एग्जैक्टली एक हफ्ते के अंदर में, 4 मार्च और 9 मार्च जी, 4 मार्च और 9 मार्च को एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होता है अजरबैजान और तुर्की को लेकर। लेकिन तुर्की में ही 2 दिन, 4 और 9 अलग अलग डेट पर मिसाइल दागी जाती है, और उससे साफ हो जाता है आर्टिकल 5 नेटो का। तुर्की नेटो का मेंबर है, अगर किसी एक नेटो मेंबर पर हमला होता है, यानी कि उसे कंसीडर किया जाएगा पूरे नेटो पर हमला। और इसीलिए ट्रंप चाहते हैं कि एक नहीं बल्कि 32 देश नेटो के एक साथ में मिलकर आ जाए। लेकिन आशीष, आप एक बात बताइए, मार्क रूटे जो महासचिव हैं नेटो के, वो तो ये कह रहे हैं कि हम नहीं, हम इसमें नहीं जाएंगे, हम इसमें नहीं पड़ेंगे, ये अमेरिका ही देखे, हम इसमें नहीं जाने वाले हैं। तो क्या ट्रंप इनको घसीट कर लाने के लिए इंश्योर करना चाहते हैं कि ये टर्की में हमला हो, और आखिरकार वो आर्टिकल 5 जिसका जिक्र कर रहे हैं, वो इन्वोक हो, कहने सुनने के लिए कुछ बचे नहीं, नेटो को आना पड़े?
वो कह रहे थे, इसीलिए दूसरी बार हुआ। 4 तारीख के बाद फिर 9 तारीख को यह हमला हुआ है और 5 के पहले जो एक आर्टिकल 4 होता है जिसमें इस बात के इन्वेस्टिगेशन की जाती है, सारे नेटो मेंबर कंट्रीज आते हैं और वो 5 आर्टिकल को एक्टिवेट करें कि नहीं, इन्वोक करें कि नहीं, उसको लेकर चर्चा करते हैं। यानी कि एक कदम पीछे हैं उस दिशा में। तो फिर तो मैं इसको 12-32 नहीं गिनूंगा, मैं इसको सीधे सीधे 40 गिन लूंगा, क्योंकि ये 40 को एक तरीके से 40 देशों को युद्ध में सीधे झोंकने की तैयारी और दुनिया के बड़े हिस्से को ये आंच महसूस हो, ताप महसूस हो, इसकी तैयारी चल रही है। अमेरिका चाह रहा है कि उसके अकेले के हाथ ना जलें, 32 को और साथ में ले आए ताकि कोई ये ना कहे कि देखो अमेरिका की क्या बुरी हालत हुई इस युद्ध में जाने में। और उधर ईरान ये इंश्योर कर रहा है कि मिडिल ईस्ट में कोई जगह ऐसी ना बचे। बहुत प्रॉस्परस हो लिए ये मिडिल ईस्ट के देश तेल बेच बेच कर और अमेरिका सुरक्षा छतरी में रहकर। इनको भी एहसास होना चाहिए कि इनसिक्योरिटी क्या होती है, इसलिए ये युद्ध का दायरा बढ़ सकता है। ये अंदेशा लगातार बना हुआ। अगली खबर देखिए, खाड़ी देशों के कई सैन्य ठिकानों से अमेरिकी फोर्सेस की वापसी हो रही है। कतर, बहरीन, कुवैत, इराक समेत कई बेसेस से हटा अमेरिका। जॉर्डन, यूएई और सीरिया में भी अमेरिकी सैन्य मौजूदगी कम। ईरान जंग के बीच अमेरिकी तैनाती में बड़े बदलाव की रिपोर्ट। अमेरिकी तैनाती पर ओपन सोर्स इंटेल के हवाले से यह दावा, और जब यह खबर वहां पहुंचेगी पूर्णिमा नाथ जी कि इस तरीके से रिट्रीट करना पड़ रहा है, यह तो यही कहा जाएगा ना कि मैदान छोड़ना पड़ रहा है अमेरिकी फोर्सेस को एक तरीके से। थैंक यू दिनेश जी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने पूछ लिया। देखिए, आपने थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन पूछा था, डोनाल्ड ट्रंप झूठ क्यों कह रहे। ये झूठ सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो खुद कंफ्यूज्ड है, वो दुनिया को भी कंफ्यूज करना चाह रहे हैं। वो वही महाभारत की सिचुएशन मुझे दिख रही है, जैसे अश्वत्थामा मर गए, आधा कहानी बोल के उन्होंने लिटरली सीन ही चेंज कर दिया। तो ये भी वो कहानी है। प्रोपेगेंडा वॉर इज द मेजर वॉर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन आपने जो सवाल पूछे हैं, ये सिर्फ मिसाइल की सिचुएशन नहीं है। ईरान की 11 दिन बचना, दिस इज मैसिवली क्रिटिकल एंड एक्सट्रीमली शेमफुल फॉर अमेरिका। एक्चुअली अमेरिका सोचा था कि क्विक डिकैपिटेशन करके वहां से भाग जाएंगे, वो डिक्लेयर कर देंगे हम विनर है। लेकिन विनिंग ए बैटल एंड विनिंग ए वॉर इज अ बिग गेम। यू हैव टू प्लान फॉर द लॉन्ग गेम। अमेरिका वाज नॉट प्लानिंग फॉर द लॉन्ग गेम। लेकिन अभी ये मैम, अगर ये प्रिपेयर्ड नहीं थे लॉन्ग गेम के लिए, तो ये फिर एक के बाद एक इनकी जो डिप्लॉयमेंट थी वो तो लॉन्ग कैंपेन के हिसाब से डिप्लॉयमेंट थी, छोटी डिप्लॉयमेंट तो थी नहीं। तो ये कहीं ना कहीं जानते थे कि ये लंबा खींचने वाला है। बेशक इसको शब्दों में स्वीकार नहीं रहे थे। मैं आपके पास वापस लौटता हूं, लेकिन उससे पहले दोहा, कतर और यूएई में ईरान के हमले जरा देखिए। ईरान ने अमेरिकी बेसिस को बनाया निशाना। ये अमेरिकी बेसिस को कैसे निशाना बनाया जा रहा है उसकी तस्वीरें लगातार आपके सामने। और मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस पर ईरान के बड़े हमले हो रहे हैं। इराक में अमेरिकी दूतावास पर रॉकेट से हमला किया गया। बगदाद में हेलीकॉप्टर लैंडिंग एरिया पर रॉकेट अटैक किया गया। एंटी एयरक्राफ्ट गन से रॉकेट तबाह करने का दावा। ये तस्वीरें देखिए, आवाजें सुनिए यहाँ की। अमेरिका की ईरान को बड़ी वार्निंग। देखिए, तेल रोका तो ईरान पर बड़ा हमला, हेक्सेथ ने कहा। पहले से ज्यादा कड़ी सजा ईरान को देंगे, हेक्सेथ ने कहा। ये हेक्सेथ, पीट हेक्सेथ इस समय जो बातें कह रहे हैं उसमें कितनी साई ऑप्स हैं, कितनी वाकई ऐसी हैं जो काबिले एतबार हैं, जो होता हुआ दिखाई देगा, ये फैसला आप कीजिएगा। लेकिन देखिए जरा, सस्ता महंगा के खेल में भी फंस गए हैं ट्रंप। ईरान की मिसाइल, अमेरिका का बचाव, ये जो डिफेंस करना पड़ रहा है, हमले का खर्च बहुत ज्यादा आ रहा है। यहां देखिए जरा, शाहिद 136 ये 18 लाख रुपए में मिसाइल, क्या इसको ड्रोन कह लीजिए, ये 18 लाख रुपए में बन जा रहा है। उधर थर्ड इंटरसेप्टर से एक शॉट अगर आप मारते हैं डिफेंड करने के लिए तो 100 करोड़ से ज्यादा, बल्कि 125 करोड़ समझ लीजिए खर्च हो जा रहे हैं एक शॉट में। और थर्ड नष्ट हो जा रहा है, सो अलग जो बचाने जा रहा है शिकारी खुद यहां शिकार हो गया वाली बात आ रही। अब यहां देखिए, फतेह 110 मिसाइल, ये 1 करोड़ रुपए अगर बनाने में खर्च आता है तो 36 करोड़ रुपए पैट्रियट से, इंटरसेप्टर से एक बार इसको रोकने में जो खर्च आ रहा है वो इतना ज्यादा आ रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि चींटी मारने के लिए हाथी इस्तेमाल हो रहा है, और वो हाथी भी कई जगह बच नहीं पा रहा है, मर जा रहा है, थाट जैसे खत्म हो गए कई जगह। जुल्फकार मिसाइल 4.59 करोड़ में बन जा रही है, 4.5 करोड़ में। उधर 257 करोड़ SM-3 से एक शॉट अगर इसको रोकने के लिए लगाया जाता है तो इतना महंगा पड़ रहा है। कुल मिलाकर सस्ता महंगा का अगर आकलन करें तो पड़ला एकदम
हल्का दिखाई दे रहा है इस मामले में स्ट्रेटजी बनाने के हिसाब से अमेरिका का। लेकिन अब मैं प्रोफेसर राजन कुमार आपसे जल्दी समझना चाहता हूं, क्या नेटो को इन्वॉल्व करने, और यह गिनती तो मैं गलत ही गिन रहा था, ये तो 50 कर देना चाहिए, ये 40 नहीं है 50 है भाई साहब, माफ कीजिएगा, फीस माफ थी मेरी मैथ्स में। लेकिन अगर ये इतना ज्यादा बढ़ जाने वाला है सर, तो ये क्या वर्ल्ड भी रियलाइज कर रहा है क्या? इसीलिए मार्क रूटे कह रहे हैं हम नहीं जाएंगे, लेकिन क्या मजबूरी होगी उनके सामने अगर आर्टिकल 5 इन्वोक हो जाता है तो? देखिए दिनेश, मेरे हिसाब से ईरान नाटो को इन्वॉल्व नहीं करना चाहता। ईरान को पता है कि स्पेन या बहुत सारे देश ऐसे हैं नाटो के जो कि अमेरिका की नीति के साथ नहीं है। यह जरूर है कि सर अमेरिका चाहेगा तो क्या होगा? ईरान तो नहीं चाहता, अमेरिका फॉल्स फ्लैग कराएगा, टर्की में 2 बम पटकेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत सही शब्द का प्रयोग किया। यह संभव है कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था अमेरिका के द्वारा, कि नाटो को अमेरिका ही नाटो को इन्वॉल्व करना चाहता है, इसराइल नाटो को इन्वॉल्व करना चाहता है, ईरान नहीं चाहता। ईरान जरूर है कि जितने भी मिडिल ईस्ट की कंट्री हैं, वेस्ट एशिया के जो देश हैं, उनको इन्वॉल्व करना चाहता है, क्योंकि यूएस के जो रिसोर्सेस है मिलिट्री वो ओवर स्ट्रेच हो जाएंगे और पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कॉस्ट बढ़ेगा, तो फिर पूरे अमेरिका और पूरे यूरोप पे दबाव आएगा कि कोई ना कोई इसका रास्ता निकाला जाए। लेकिन अभी जो हालत दिखाई दे रही है प्रोफेसर राजन, मुझे ये लग रहा है अमेरिका अब 2 चीजें चाहता है। एक तो जंग अब वो लंबी नहीं खींचना चाहता, उसके हाथ बहुत बुरी तरह जलने लगे हैं, और दूसरा वो ये भी नहीं चाहता कि उसके रिट्रीवल को वहां से ये देखा जाए कि देखिए बड़े हीरो बनने आए थे और पिट के जा रहे हैं, मतलब इज्जत भी रह जाए और जंग भी आगे ना बढ़े। क्या ये स्थिति अशोक सज्जनहार साहब बन जाएगी, या ये अब नहीं बन, अब तो ये छूट गया घोड़ा, अब ये कहां जाके रुकेगा कोई नहीं जानता? नहीं, ऐसी बात नहीं है दिनेश। मेरे विचार से देखिए, ट्रंप को ऐसे ही उनको एक ही एक एपिथेट नहीं दिया गया है, टाको, ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट, मतलब वो बहुत ही तरीके निकाल लेते हैं। जब भी कहीं से वो निकलना होता है वो कोई ना कोई तरीका निकाल लेते हैं। और आपने आज भी सुना होगा, उन्होंने कहा है जो हमारे सब ऑब्जेक्टिव्स थे हमने सब अचीव कर दिए हैं, यहां तक कि हमारी उम्मीद से ज्यादा हमने अचीव कर लिया है। हमने सबको मार दिया है, वहां के एयर फोर्स को, एयर डिफेंस को। मुझे लगता है अशोक सज्जनहार सर, मैं और लंबा चाहता था, आप बोले, वक्त इजाजत नहीं दे रहा, लेकिन आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है कि जो खुद ही चिल्लाने लगे हमारा अकम्प्लिश, मिशन अकम्प्लिश, मतलब वो चाहता है अब जल्दी से बिस्तर समेटे और जाए वापस। लेकिन जहां जरा एक खबर देख लीजिए और उसके साथ आज की चर्चा को विराम दूंगा। ट्रंप के टैरिफ के जवाब में ईरान का टैरिफ, होर्मुज में सिक्योरिटी टैरिफ लगाने की तैयारी, हफ्ता वसूली। ईरान होर्मुज में जहाजों से टैरिफ वसूलेगा, चलो पहले पैसा दो फिर आगे जाने देंगे। यूनाइटेड स्टेट्स और उसके सहयोगी देशों से टैक्स वसूला जाएगा। पहले कहा जाएगा कि यहां तुम हफ्ता दो, तब तुम्हारा टैंकर यहां से आगे बढ़ेगा। बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का और